दोस्तों, ईरान के हाथ इजराइल की एक ऐसी कीमती चीज लगी है जिसके चलते हुए इजराइल और अमेरिका दोनों टेंशन में आ गए हैं। हाल ही में अभी जो 12 दिन की जंग हुई इजराइल और ईरान के बीच, ईरान पर हमला करने के लिए ज्यादातर अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल इजराइल ने किया, लेकिन इसके अलावा ड्रोन अटैक भी बहुत सारे ईरान के अंदर किए गए। इजराइल के पास बहुत सारे ताकतवर ड्रोन मौजूद हैं और इजराइल अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता भी बहुत है, क्योंकि ये जो ड्रोन है इजराइल के पास, ये बहुत सारा गोला बारूद भरकर सटीक निशाने पर हमला कर देते हैं। इन्हीं ड्रोन में से एक सबसे ताकतवर ड्रोन इजराइल का है ऑर्बिटर 5। इसका इस्तेमाल इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले करने के लिए किया था। अब ऐसा तो है नहीं कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल के ड्रोन जाएंगे और ईरान उनको मारेगा नहीं। ईरान ने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। इसी दौरान इजराइल का एक ऑर्बिटर 5 ड्रोन ईरान के अंदर गिर गया। ईरान की इलेक्ट्रॉनिक वॉर यूनिट ने इजराइल के ऑर्बिटर 5 ड्रोन को मार गिराया और जब वो जमीन पर आकर गिरा तो बिल्कुल सही सलामत था। सिर्फ आगे का थोड़ा सा हिस्सा डैमेज हुआ, लेकिन पूरी तरीके से इजराइल का ऑर्बिटर 5 ड्रोन काम कर रहा था। जैसे ही इजराइल का ड्रोन नीचे आकर गिरा, ईरान की सेना ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब ड्रोन सही सलामत पकड़े जाने का मतलब यह है कि इजराइल को अब टेंशन होने लगी है। ईरान के वैज्ञानिकों ने उस ड्रोन को खोलना शुरू कर दिया है और उसकी कॉपी भी बनानी शुरू कर दी है। ईरान की तरफ से उस ड्रोन को खोलने का वीडियो भी शेयर किया गया है। अब देखिए टेंशन में क्यों है इजराइल और अमेरिका। दरअसल अमेरिका और इजराइल कोई भी हथियार बनाते हैं, आप लोग जानते ही हैं कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी उसमें डाली जाती है। कोई भी देश अगर कोई हथियार बनाता है, ड्रोन बनाता है या कुछ और हथियार बनाता है, तो उसकी परमिशन भी लेनी होती है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी करना होता है। लेकिन इजराइल का ये जो ड्रोन ईरान के हाथ लगा है, इसको खोलकर जो कॉपी बना रहा है ईरान, उस कॉपी को बनाने के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय कानून भी ईरान को ड्रोन बनाने से नहीं रोक पाएगा। और क्या टेक्नोलॉजी इसमें डाल रहा है इजराइल, वो भी ईरान को अच्छे से पता चल जाएगा। सेम टू सेम उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी नई उसमें ऐड करके ईरान इस ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक ड्रोन तैयार कर रहा है। ईरान ये जो ड्रोन तैयार कर रहा है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए कर रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को खोलकर उसकी तरह या फिर उससे मिलता जुलता कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी कानून की जरूरत होती है। कोई कानून ईरान को यहां पर ऐसा करने से नहीं रोक सकता। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ईरान के हाथ इजराइल का यह एक बहुत बड़ा खजाना लगा है। इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने में ज्यादातर इसी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। अब अगर इस ड्रोन का इस्तेमाल करके इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान को इस ड्रोन की कमजोरी भी मालूम हो गई होगी, क्योंकि इस ड्रोन को पूरी तरीके से खोलकर देख लिया गया है। इस ड्रोन की कमजोरी क्या है, इस ड्रोन की ताकत क्या है, सब कुछ ईरान को मालूम हो गई है। तो ईरान इसको अच्छे से इंटरसेप्ट भी कर सकता है। साथ ही साथ ईरान जो इस ड्रोन की कॉपी बना रहा है, उसकी कॉपी बनाकर इजराइल के ऊपर हमला भी कर देगा। तो इजराइल को इसी चीज की टेंशन है। अब इस ड्रोन की ताकत भी आप लोगों को बता देता हूं। यह ड्रोन जब हवा में छोड़ा जाता है तो तकरीबन 25 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। यह अपने साथ तकरीबन 75 किलोग्राम वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है। फिलहाल ये ऑर्बिटर 5 इजराइल का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है और यह अब ईरान के हाथ लग चुका है। IRGC की तरफ से कल एक स्टेटमेंट दिया गया कि अभी जो 12 दिन की जंग हुई थी, इस जंग के दौरान हमने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, वो मिसाइलें हमारी मिसाइल सिटी की मिसाइलें नहीं थी। आपको मालूम ही है कि ईरान ने बहुत सारी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रखी है जहां पर हजारों मिसाइलें तैनात हैं। IRGC ने कहा कि हमने अपनी मिसाइल सिटी का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि जो हमारी मिसाइलें मिसाइल सिटी से बाहर रखी हुई थी, उनका 25% हिस्सा सिर्फ हमने इस्तेमाल किया इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास कितनी तादाद में मिसाइलें मौजूद हैं। मिसाइल सिटी तो पूरी की पूरी बरकरार है, अभी जो बाहर मिसाइलें थी उनका भी 25% इस्तेमाल किया गया। ईरान के पास वाकई में बहुत ज्यादा तादाद में मिसाइलें मौजूद हैं। इजरायली रक्षा मंत्री कहता है कि इजराइल ईरान को उसके परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को दोबारा एक्टिव करने से रोकने के लिए सैन्य और हवाई कार्रवाई की योजना बना रहा है। प्लानिंग फिर तैयार कर रहे हैं ये लोग कि एक बार फिर से हवाई हमले किए जाएं।
फिलहाल ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमले किए थे उन हमलों में बहुत सारे इजरायली सैनिक भी मारे गए। आपको तो एक बात मालूम ही है कि इजराइल की सेना में सिर्फ इजराइल के यहूदी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लोग मौजूद हैं। जो भी इजराइल के अंदर जॉब करने जाता है इजराइल उसको नागरिकता दे देता है, जो भी कंपनी में काम करता है वहां जाकर, और फिर उसको अपनी सेना में शामिल कर लेता है। खबर के मुताबिक मोरक्को, सऊदी अरब और जॉर्डन के सैनिक भी मारे गए हैं जो इजराइल की सेना में मौजूद थे। हर देश के सैनिक इजराइल की सेना में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इजराइल के अंदर कोई भी जॉब करने आता है उसको नागरिकता दे दी जाती है, और ये नियम है इजराइल का कि जो नागरिक है इजराइल का उसको सेना में सेवा देनी होती है। आइए अब बात गाजा की कर लेते हैं। गाजा में सीज फायर की चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पर गाजा का जिक्र कर रहे हैं कि एक हफ्ते में सीज फायर हो जाएगा। कल कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि 24 घंटे का वक्त है हमास के पास सीज फायर के लिए वो राजी हो जाए। 24 घंटे का वक्त दिया तो हमास ने भी पलटकर जवाब दिया कि हम सीज फायर के लिए राजी हैं। पॉजिटिव रिएक्शन हमास की तरफ से आया, लेकिन हमास ने जो शर्तें रखी हैं वो भी आपको बता दूं। हमास ने कहा है कि 60 दिन का जो सीज फायर हो रहा है इस बात की हमें गारंटी दें कि इस 60 दिन के सीज फायर के बाद किसी तरह की कोई जंग फिर से शुरू नहीं होगी। हमास ने कहा है कि सीज फायर लागू होने के फौरन बाद जो पहली स्टेज होगी उस पहली स्टेज में ही इजरायली सेना को पूरी तरीके से गाजा छोड़कर वापस जाना होगा। हमास की तीसरी शर्त यह है कि गाजा के अंदर जो भी खाना बांटा जा रहा है या कोई भी चीज बांटी जा रही है तो उसको बांटने में सिर्फ यूनाइटेड नेशंस काम करेगा। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के लोग ही उस चीज को बांटेंगे। इजराइल की सेना, इजराइल की पुलिस या कोई भी देश बीच में नहीं आएगा। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के जरिए ही खाना बांटा जाएगा। तो ये शर्तें 3 हमास ने रखी हैं। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। एक हफ्ते के बाद जाने वाला है नेतन्याहू अमेरिका, तो वहां पर जाकर क्या इनकी खिचड़ी पकेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर सीज फायर हो सकता है। फिलहाल गाजा के अंदर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। रोजाना सैकड़ों लोग अभी भी गाजा के अंदर मारे जा रहे हैं, और रोजाना ऐसी जगह पर हमले हो रहे हैं जहां पर खाना बांटा जाता है, जरूरी सामान बांटे जाते हैं, वहां पर गोलीबारी होती है और लोग मारे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के ये जो प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने कहा गाजा में हालात अब इतने बुरे हो चुके हैं कि जिंदगी बचाने वाले आखिरी सहारे जैसे दवा, खाना, पानी और इलाज अब लगभग खत्म हो चुके हैं। हालात बेहद चिंताजनक हैं और मानवता के लिए एक खुला खतरा है। यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख ये बात कह रहे हैं। पता सबको है कि क्या हो रहा है गाजा के अंदर, लेकिन किसी संस्था की कितनी औकात नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाकर कोई एक्शन ले सके। मेरे दोस्तों, यहां से एक बात समझ जाना चाहिए पूरी दुनिया को कि दुनिया में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी कोर्ट हैं, वो इन्हीं के नीचे काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो एक और संस्था है UNIWA, उसने कहा है कि गाजा के अंदर जो ईंधन है, डीजल वगैरह जो है, वही एक लाइफ लाइन है, क्योंकि इसी से बेकरी चल रही है, हॉस्पिटल के जनरेटर चल रहे हैं, वाटर पंप चल रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो ईंधन से ही हो रहा है, और इसको तुरंत बंद कर देना एक तरीके से बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति पैदा करेगा। गाजा के हालात तो वैसे ही बहुत ज्यादा दर्द देने वाले हैं, लेकिन इसको बंद करना और ज्यादा दर्द बढ़ा देगा। ईंधन सबसे बड़ी लाइफलाइन है गाजा की। फिलहाल इजराइल की सेना तो अभी भी गाजा के अंदर मौजूद है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो अल कुद्स ब्रिगेड है उसकी तरफ से कल इजराइल की एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें 40 सैनिक चपेट में आए हैं। कुछ घायल हुए हैं, कुछ की मौत हुई है। दोस्तों, एक कहावत अक्सर लोगों की तरफ से कही जाती है कि हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता, हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता। इजराइल की चालाकियां अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। मोसाद किस तरीके से ऑपरेशन चलाता है किसी भी देश के अंदर। अब इनके निशाने पर यमन भी आने लगा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना आपकी स्क्रीन पर, लंबी सी दाढ़ी वाला, इसको देखकर कोई भी पहली नजर में यही कहेगा कि ये पक्का मुसलमान है और एक मौलवी है। दरअसल खबर ऐसी आ रही है कि ये शख्स इजराइल का एजेंट था है नहीं, क्योंकि ये मर चुका है। इसने यमन के अंदर रहकर 3 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी, 7 से ज्यादा लोगों को घायल करवा दिया। ये लंबी सी दाढ़ी रखकर अपने आप को मौलवी कहने वाला इजरायली एजेंट बताया जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा अराजकता भड़काना चाह रहा था। यमन के अंदर लोगों के बीच गुंडागर्दी करवाना चाह रहा था, लेकिन इस तथाकथित मौलवी को यमन की सेना ने मार दिया। तो इस तरीके से अपने एजेंट इजराइल कहीं पर भी बना लेता है। फिलहाल सीरिया की भी बात कर लेते हैं। आपको तो मालूम ही है सीरिया की सरकार कैसे इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये फोटो सामने आया जहां पर यह बताया जा रहा है कि ये फोटो जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है उससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर
याफोर शहर का है और यहाँ पर इजरायली सेना ने घुसपैठ की और बाकायदा यहाँ पर झंडा भी फहराया। बहुत जल्द सीरिया भी पूरी तरीके से इनकी मुट्ठी में आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।